हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी गो बाय धनंजय सर। और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर 7 भी है क्लास 10th का। क्योंकि इससे पहले 1 2 3 4 5 6 6 के 6 चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इनफैक्ट डिटेल इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें इस चैनल पर प्रोवाइड करवा चुका हूं, जिसके अंदर हमने कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ बेसिक कांसेप्ट्स की बात करी है, जो उस पर्टिकुलर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। तो आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूंगा। मेजरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से दो ही चीजें हैं, जिसमें से पहला तो है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। इन दोनों की ही बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ी है, जिसमें हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। कि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। बेसिकली कोई भी पॉइंट हमारा कार्टेशियन प्लेन जो होता है, एक तरीके से इस तरीके से जो हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये दो एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, तो इसमें जो भी हमारा पॉइंट लाया करेगा वो एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम देते हैं। एक बात है, इस चैप्टर में अभी बेसिकली क्लास 10th में हम डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो कार्टेशियन प्लेन पर लाई कर रहे हैं, उनके बीच में कोई अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकालता हूँ। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास बेसिकली दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई। यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसमें से मेरा एक्स जो होता है उसको तो मैं एब्सिसा बोलता हूँ, और वाई जो होता है उसको मैं ऑर्डिनेट बोलता हूँ। अब अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करूँ, मान लो कि दो पॉइंट्स है ए और बी। ठीक है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने जैसे कहे हैं x1, y1, और मैंने बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कहे हैं x2, y। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए बी। यानी कि ए बी की जो लेंथ, ए बी जो लाइन बनी है बेसिकली उसकी लेंथ क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैंने दो क्वेश्चंस, एक तो बिल्कुल सिंपल और एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन हमने लिया है, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले के ही बेस पे फंक्शन करता है। लाइक पहला देखो, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पहला पॉइंट मेरा है a कॉमा बी, दूसरा पॉइंट मेरा है माइनस ए कॉमा माइनस बी। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये आप लोगों का। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा, बस मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो डिस्टेंस क्या होगा, मान लो ये एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो माइनस ए हो जाएगा मेरा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो माइनस बी था ही, यानी कि ये y2 था ही, और यहाँ पे मेरा y1 बी था, जिसको मैंने माइनस कर दिया इसमें से। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये मेरा -2a का होल स्क्वायर बना और ये -2b का होल स्क्वायर बना। इसको जब मैंने होल स्क्वायर करा तो ये 4a का स्क्वायर है और ये बन गया 4b का स्क्वायर। जिसका मतलब हो गया, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये बनता है अंडर रूट में 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ बिकॉज 4 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, यानी 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर गिवन नहीं है कि मेरा ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किसी चीज में है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूनिट्स लिखकर छोड़ देता हूँ कि मेरा बेसिक सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है हमारे। इसके अलावा थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें वर्ड मिलता है इक्विडिस्टेंट। क्या मिलता है क्वेश्चन में, इक्विडिस्टेंट। तो इस इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब है इक्वल डिस्टेंस बेसिकली। एक बात है, जैसे कि हमारा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है, इफ मान लो क्यू एक पॉइंट है 0,1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी 5,-3 एंड x,6। तो हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और हमको डिस्टेंस निकालना है क्यू आर और पी आर का। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको एक फिगर सी बना लेनी चाहिए कि क्या वो क्वेश्चन हमको क्या रहा। तो बोला क्यू जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। तो मैंने एक क्यू पॉइंट बनाया, जिसको मैंने दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट इस तरीके से शो कर दिया। एक बार क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, पी पॉइंट के और आर पॉइंट के। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये है कि ये पॉइंट पी से जितनी दूरी पर है, ये पॉइंट आर से भी उतनी ही दूरी पर है। यानी बेसिकली मेरा पी क्यू और मेरा क्यू आर दोनों की लेंथ सेम है। ठीक बात है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। मैंने वही यूज करा कि पी क्यू और क्यू आर की लेंथ या फिर उनके बीच का डिस्टेंस सेम था, तो मैंने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, बिकॉज मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है और उससे मेरे को डिस्टेंस निकालना आता है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट, ध्यान दो, पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस 0। अच्छा, एक इसमें बहुत छोटी बात है, बहुत से बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पर ये x1 है और ये x2 है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो क्या कोई डिफरेंस आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों को जब हम आगे पीछे का क्लिक कर सॉल्व करते हैं तो उससे हमारा क्वेश्चन में कोई रिफ्लेक्ट या फिर कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक बात है। चलो, तो अब अगर हम ध्यान से देखें, चलो अगर हम इसको पी क्यू ना लिखे, हमको क्यू पी लिख देते हैं, ताकि हम लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है x2 माइनस x1 का वो खराब ना हो। ठीक बात है। अब अगर हम क्यू पी की देखें, क्यू पी तो x2 ये है, x1 ये है, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, क्यू आर के। क्यू आर का मतलब क्या हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को इक्वल पुट करा, ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर,
प्लस -3 - 1 के होल स्क्वायर का मतलब है -4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे क्या है x-0 का मतलब एक्स स्क्वायर और 6 - 1 का मतलब 5 स्क्वायर। अब देखो ये 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल होगा तो प्लस का है, इधर आगे माइनस का हो सकता है, ये बेसिक मैथ सब लोग जानते हैं। तो x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, इसका स्क्वायर करके और x की वैल्यू आ गई +-4, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दोनों तरीके के साइन अवेलेबल होते हैं या फिर उसे एग्जिस्ट कर सकते हैं मेरे पॉइंट्स, मेरा प्लस का पॉइंट हो या माइनस का पॉइंट हो वो एग्जिस्ट कर सकता है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बिकॉज़ कार्टेशियन प्लेन में पॉजिटिव एक्सिस भी होती है और नेगेटिव एक्सिस भी होती है। तो ये मेरा x जो है वो +4 -4 के बराबर आ गया, तो मेरी x की वैल्यू निकल गई। तो उसने मुझे ऑल्सो क्या फाइंड आउट करना होगा कि डिस्टेंस निकालो QR और PR का। तो देखो QR तो ये है, यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू मतलब ये मेरा QR का डिस्टेंस है। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और मेरा आंसर रूट में 41 यूनिट्स आ गया। और PR के लिए मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, मुझे PR का डिस्टेंस निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, R के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, वैल्यू डाली और सिंपल एज दैट फॉर्म में √82 यूनिट्स मेरा आंसर आ गया। अब इसमें एक छोटी सी चीज अगर हम ध्यान दें कि क्योंकि यहाँ पर +4 था तो मेरे आंसर ये आ रहे हैं, बट मेरा जो x की वैल्यू है वो +4 के साथ साथ -4 भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि मुझे उस -4 का भी यूज करना पड़ेगा। तो एक बार मैं क्या करूंगा, x की जगह पर यहाँ पर -4 डाल के अपना आंसर निकाल कर देखूंगा और ऐसे ही यहाँ पर PR वाले फॉर्मूले में भी x की जगह पर -4 डाल के अपना आंसर देखूंगा। वो दोनों आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके कितने कितने आ रहे हैं फॉर QR एंड फॉर PR। और इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। तो सेक्शन फॉर्मूला को क्या कहता है? तो अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? देखो सेक्शन फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि मानो दो पॉइंट है मेरे पास A और B और 10 से उनको एक P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं वो किसी सर्टेन रेशियो में कट करना है। यानी कि मैंने यहाँ पर वो रेशियो m1 m2 मान रखा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि AB जो लाइन है उस पर एक P पॉइंट है जो उस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मेरे को उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला ही बेसिकली मेरा सेक्शन फॉर्मूला है। बेसिकली क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो P पॉइंट है उसने AB को 3 सेक्शनों में डिवाइड करा है, 2 सेक्शनों में डिवाइड कर दिया है इससे, और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वही निकालना मेरा सेक्शन फॉर्मूला कहलाता जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मुझे P का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्रॉस चलता हूँ m1 x2, मतलब मैं इस m1 की मल्टीप्लाई उधर वाले x2 से करूंगा बिकॉज मैं x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। तो m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन दोनों रेशियोज का सम यानी m1 प्लस m2। ठीक बात है। सेम जो मुझे y का निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मेरा क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला होता है। याद कैसे रखना है, मैं क्रॉस चलता हूँ, रेशियो इनटू कोऑर्डिनेट प्लस रेशियो इनटू कोऑर्डिनेट क्रॉस वाले, यानी कि अगर मैं m1 ले रहा हूँ तो मैं x2 कोऑर्डिनेट का यूज करूंगा और अगर मैं m2 ले रहा हूँ तो मैं x1 कोऑर्डिनेट का यूज करूंगा x की वैल्यू निकालने के केस में, और जब y की निकालनी है तो मैं y कोऑर्डिनेट्स का यूज करूंगा क्रॉस फॉर्म में ही। एक हमारा इसमें स्पेशल केस भी होता है, मान लो P जो है वो मिड पॉइंट है या फिर ये रेशियो 1 हो जाता है, जिसकी आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड करता है अगर P पॉइंट, इसको मैं मिड पॉइंट कहता हूँ, तो मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाता है कि वो x की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि मेरा MCQ की फॉर्म में इस टाइप का क्वेश्चन को डालकर दे देता है, तो बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे पूरा पूरा डालकर सॉल्व करते हैं जबकि मेरे को सिर्फ इस छोटे से फॉर्मूले में डालकर मेन सा निकालना होता है x1 अपॉन x2 अपॉन 2 प्लस y1 अपॉन y2 अपॉन 2। तो ये मेरे सेक्शन फॉर्मूला है। इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको क्या निकालना है, रेशियो। अब देखो अगर सिंपल सा क्वेश्चन अगर वो डायरेक्ट मानो हमको एक कोऑर्डिनेट्स निकालने को दे तो आप लोग इस वैल्यू फॉर्मूले में डालकर आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। पर मान लो अगर वो हमको पॉइंट देकर ये रेशियो निकालने को बोले तब मुझे क्या करना, तब मैं ऐसे केस में उस रेशियो क्या मानता हूँ के रेशियो 1, क्या मानता हूँ के रेशियो 1। देखो कोई भी रेशियो है उसको 1 की फॉर्म में शो कर सकते हैं। मान लो अगर कोई रेशियो है 3:4 तो मैं उसको लिख सकता हूँ 3/4 रेशियो 1। दोनों रेशियोज को मैं सेम नंबर से डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरा वो एक पर्टिकुलर साइड 1 हो जाए। जैसे कि मान लो यहाँ पर रेशियो लिखा होता 3:4, मैं दोनों रेशियोज को 4 से डिवाइड कर देता तो मेरा ये क्या बन जाता, ये मेरा 1 बन जाता और ये मेरा 3/4 हो जाता। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ इसकी वैल्यू अगर निकालूं तो कहीं ना कहीं मैं पूरा रेशियो ही निकाल सकता हूँ। तो वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, इसलिए मैंने रेशियो के एक पार्ट को क्या मान लिया, ए मान लिया, और दूसरे पार्ट को 1 मान लिया। ये चीज याद रखना है कि मेरे को हमेशा अपना रेशियो क्या मान रहा है, के रेशियो 1 ही मानना है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ और अपने इस फॉर्मूले में डालकर देखूँ तो मेरी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, यानी कि मेरा -1 यहाँ पर किसके बराबर होगा, m1 x2 प्लस m2 आपका ये वाला हो गया x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको जब मैंने सॉल्व करा के इधर आके मल्टीप्लाई हुआ फिर ये सॉल्यूशन हुआ तो मेरी k की वैल्यू निकल कर आई 2:7 कुल मिला के जो मैंने अभी बात करी, यानी कि मेरा रेशियो क्या हो गया 2:7 हो गया। जैसे मैंने आपको 7 को डिवाइड करा था, मतलब यहाँ पर मैंने आपको 4 पे डिवाइड करके दिखाया था, वैसे ही मैं यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई दोनों साइड यहाँ पे बेसिकली रेशियो को उधर भेज सकता हूँ बिकॉज रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड।
और कहीं ना कहीं ये चीज ऐसे लिखी हुई है 2/7/1, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 2:7 मेरा आंसर बचेगा। अब एक बात सोचने वाली, तो मेरे अगर इसी से मैंने लिखा तो मैंने ये क्यों सॉल्व करना है, ज्यादातर हम इसको सॉल्व करते हैं अपने क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ये वाला आंसर कुछ गड़बड़ आए, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम बाय की फॉर्म में भी डालकर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा। यहाँ पर भी जब मैंने वैल्यू डाली तो मैंने यहाँ पर 6 की वैल्यू बराबर रखी, कैसे, k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10/k प्लस 1, और मैंने इसको सॉल्व करा तो यहाँ से भी मेरा k इक्वल टू 2/7 आ गई, तो वो क्लैरिफाई हो गया कि मेरा जो रेशियो है वो क्या है, 2:7 ही है। तो यहाँ से मेरे को ये चीज क्लियर हो गई और मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ तो हमको मेजरली यही रखना है कि हमें हमेशा रेशियो जो है वो k:1 लेना है। इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन में किसी तरीके का भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन वो बोलता है बहुत सी बार कि जैसे ये एक मेरी लाइन है, जस्ट से मानो अगर वो ऐसा क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में भी है, वो बोलता है कि जैसे मान लो मेरा एक ये लाइन है ए बी, जिसके मुझे वो सर्टेन कोऑर्डिनेट्स देगा और वो बोलेगा कि इस लाइन को कोई 3 पॉइंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट से वो 1 2 और 3 ये 3 पॉइंट्स हैं जो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब लॉजिकल यहाँ पर बात समझने वाली क्या है, लॉजिकल बात समझने वाली ये है कि अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स है मतलब ये सारे 1 1 1 1 पार्ट्स, ठीक बात है, ये सारे कैसे हैं 1 1 1 पार्ट्स है। तो अगर मुझे मानो ये पॉइंट पी है और मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3। ये मेरी यहाँ पर चीज है कि मुझे रेशियो समझना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में मेरे को हर एक पॉइंट का रेशियो क्या देना। जब ये पॉइंट है तो 1:3 पार्ट बच गए, मान लो ये क्यू पॉइंट है तो यहाँ पर 2:2 पार्ट्स बचे, यानी कुल मिलाकर 1:1 ही बचा, बिकॉज आधा आधा पार्ट हो गया। यार यहाँ पर तुम्हें इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट डालकर अपना आंसर निकाल सकता हूँ। और तो मैं अगर मान लो ये आर पॉइंट है, इसकी बात करूँ तो यहाँ पर देखो क्या है, 3:1, यहाँ पर एक पार्ट है और यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको इस तरीके से रेशियो का हिसाब लगाना है, इसको सबको एक बराबर बराबर पार्ट्स देकर टू चेक कि कौन से कितने पार्ट्स उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड बचेंगे, उस हिसाब से मैं अपना ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले में डालकर सॉल्व कर दूंगा। एक बार अगर मेरे को रेशियो पता लग जाए उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आनी भी चाहिए, बिकॉज मुझे सिर्फ इस फॉर्मूले में डालकर अपने आंसर निकालने हैं। तो यही था मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की में 2 बातें, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। तो ये वीडियो हमारी एंड होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताकर जरूर जानो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा ये वीडियो शेयर करो अपनी सभी 10th के दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जल्द से जल्द अपने बोर्ड को कवर कर सके।